कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और आज का पेपर समाप्त भी हो चुका है। तो आज के पेपर में जिन टॉपिकों से और जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए और जिनका भी पेपर जो है आगामी दिनों में अर्थात कल 9 जून को जिनका भी पेपर होने जा रहा है, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए ये क्लास कहीं न कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला होगा क्योंकि जिस तरीके के आज के प्रश्न पूछे गए हैं आपके दोनों शिफ्टों में जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और जिन टॉपिकों से पूछे गए हैं, उसको देखते हुए ये क्लास मैंने यहाँ पे आरंभ किया है और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास के हर एक प्रश्न को देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम हॉल में गलत करके आने वाले हो। तो अगर आपको भी एक सीट पक्का करना है, जो भी मेरे दोस्त यूपी पुलिस एग्ज़ाम में जो है एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को जो है अंत तक देखना क्योंकि इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट के पूरे पूरे एनालिसिस को देखते हुए जो है प्रश्नों को उठाया हुआ है कि मैथ से जहाँ से पूछा था, आपके रीजनिंग से जिन टॉपिकों से पूछा गया था और आपका जो है जीके जीएस के जिन-जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा गया था, उन टॉपिकों के हर एक प्रश्न को मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि उससे रिलेटेड जब आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछेंगे तो 100% आप करके आओगे। तो चलिएगा सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ये क्लास आपको कहीं न कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है? तो आपका जो है दायित्व बनता है कि जो है एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कर दो क्योंकि आपके लिए अगर कोई इतना मेहनत किया है, तो आप इसे ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है मनाया जाता है और इसी दिन साल 1950 में राज्य का नाम जो है संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसीलिए जो है आपके उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर पता है तो आप मेरे साथ हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल हाई रहे। आप हमारे साथ बिल्कुल जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष जो है आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। गलती किसी भी एंगल से आपको नहीं करना है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है जिसकी जो है स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो क्योंकि देखिए कल जिनका पेपर है उनके लिए सुबह के 4 एम पे आपके लिए एक स्पेशल क्लास आएगा। आप समझ सकते हैं स्पेशल क्लास क्या हो सकता है। तो आप उस क्लास को जो है देख कर ही चले जाना, ठीक है? काम होने वाला है। आप सुबह के 4 एम वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार उसे जरूर देख लेना, ठीक है? सुबह के 4 एम वाली क्लास आपको याद रखना है। तो देखिए जौनपुर है ये, जौनपुर ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसके प्रमुख जो है कलाकारों में पंडित बिरजू महाराज का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके 2-3 प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो मैंने उत्तर प्रदेश के जो है 4 क्वेश्चन रखे हुए, 4। तो आपको इसी से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं पे किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं करना है। तो पंडित बिरजू महाराज का नाम जो है आपको पता है कि ये कथक से हैं
ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है जिसे आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने पांचवें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है जिसे आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, भाग 6 अनुच्छेद जो है 36 से 51, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची के जो है तहत किस सूची का जो है विषय है, ये हमें बताना है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत जो है किस सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 6। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितनी सीटें जो है निर्धारित है जो भारत के सभी राज्यों में जो है सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितनी सीटें निर्धारित है जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो लोकसभा में आपको पता है कि जो है 80 सीटें हैं, ठीक है। तो आपको जो है राज्यसभा में 31 सीट याद भी नहीं रहेगा तब भी काम यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। पर आपको दोनों कंटेस्ट याद होना चाहिए, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1916 का प्रसिद्ध जो है लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था जिसमें कांग्रेस के दोनों धड़े एक हुए थे, बताइएगा। नरम दल और गरम दल ये एक हुए थे, यही पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग यही तो हुए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त किया था जो मल्ल गणराज्य की जो है राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त किया था जो मल्ल गणराज्य की जो है राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कुशीनगर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत की मानक समय रेखा माइनस जो है 42 डिग्री 42.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के किस जो है शहर के पास से होकर गुजरती है, बताइएगा। भारत का जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपको याद रखना है कि खास करके प्रयागराज से, और आप नैनी और मिर्जापुर भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है और इसकी कमी से रक्त का जो है बहना बंद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है और इसकी कमी से रक्त का बहना बंद नहीं होता। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है विटामिन के, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में
किस लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि वह दूर की वस्तु को साफ देख सके? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सके? तो दूर की वस्तु को अगर साफ देखना है तो आपको लगाना पड़ेगा अवतल लेंस। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लॉफिंग गैस अर्थात हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग कभी कभी एंथेस एंथेसिसिया के रूप में भी किया जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो लॉफिंग गैस अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग और उद्यान नगरी के रूप में जाना जाता है जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कहे या उत्तर भारत का कहे, आपको कानपुर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं ना कहीं देखना, आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा साइबर क्राइम से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का पहला जो है क्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना कहाँ खोला गया था? क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनका भी एग्जाम बाकी है, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सुबह के 4 AM पे जो है आपके लिए स्पेशल रामबाण क्लास आने वाला है। तो उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है, जिनका भी पेपर कल है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नोएडा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है देखिए वर्णमाला से रिलेटेड अर्थात हिंदी में वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और मैंने हर एक टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं ताकि आपको उन टॉपिकों को देखकर अगर आप जो है बेहतर तरीके से कहीं जो है बुक रखे हैं तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने हर एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है जो हमने यहाँ पे रख दिया है। छ वर्ण किसके योग से बनता है और इसे किस प्रकार का जो है व्यंजन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। छ वर्ण किसके योग से बनता है और इसे किस प्रकार का व्यंजन कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है क और स, क और श के योग से बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बुढ़ापा एक प्रकार का जो है अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए बुढ़ापा जो होता है ये क्या है, एक भावाचक संज्ञा है। इसमें जो है आप महसूस करते हो, भाव करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, सॉरी, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए हमें सर्वनाम चुनना है। यह मेरी पतंग है, तो यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है निश्चयवाचक यह मेरी पतंग है, आपको निश्चित कर रहा है कि हाँ ये आपका ही पतंग है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जिन्होंने बताया है प्रविशेषण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है प्रविशेषण, जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सतीश ने केला खाया, इस वाक्य में किस प्रकार की जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20,
बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। और कहीं न कहीं आप देखना आपके भी एग्जाम हॉल में ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। अगर आप इस क्लास को पूरे के पूरे देख लेते हो, तो आपको एग्जाम आसान लगेगा, ठीक है? यही फ़ायदा है इस क्लास का। सतीश ने आम सतीश ने केला खाया। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो अ, शब्द है ये क्या है? सकर्मक क्रिया। खाने से पहले क्या है? केला अगर पता चल रहा है क्या खाया? तो केला खाया, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। नहीं पता चलता तो हम उसको अकर्मक कहते हैं, ठीक है? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें कौन सी संधि है ये भी हमें बताना है। सूर्योदय शब्द में सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21। सूर्योदय। सूर्योदय में क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है जिसका पहला पद अव्यय अर्थात प्रधान होता है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है जिसका पहला पद अव्यय होता है? तो अव्यय किसका होता है? अव्ययी भाव समास का होता है। और यथाशक्ति में देखो यथा लगा हुआ है, तो ये जब भी उपसर्ग किसी भी शब्द में लगे तो वो हमेशा ही जो है अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में से किस प्रकार का जो है से किस कारक का जो है चिन्ह है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है जो है 23। बताइएगा, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस प्रकार का जो है विभक्ति चिन्ह है? तो पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए विकल्पों में आप लोगों को याद रखना है कि अस्थावर का जंगम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का जो है पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर अरविंद जो है किसका होता है? कमल का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि तद्भव और तत्सम निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव। क्वेश्चन नंबर 26। जिन्होंने बताया है कानपुर सॉरी तद्भव हमें बताना है, तो कपूर। कपूर जो है आपका तद्भव है। इसका क्या होता है? कर्पूर जो है तत्सम रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। हमें जो है एक शब्द जो है चुनना है। किसके? तो जिसके पास कुछ भी ना हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द हमें बताना है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे बोला जाता है अकिंचन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग से ही प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग से ही प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है मकड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? बताइएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? क्वेश्चन 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है इनकार करना या वक्त पर धोखा देना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वीर रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है जो मन में उत्साह का जो है संचार करता है? बताइएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है जो मन में उत्साह का जो है संचार
करता है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है उत्साह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, गणित का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ। अगर आपका भी एग्ज़ाम कल या परसों किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में है तो आपके लिए स्पेशल क्लासेज आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रश्न, जिन टॉपिकों से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जहां से 100% प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी एंगल से छोड़ना मत, जिनका पेपर कल 9 जून को होने जा रहा है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा कि जो है कह रहा है सरलीकरण से रिलेटेड, इसको जो है सॉल्व करके बताओ इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपका एग्जाम कब है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो सभी लोग। एग्जाम कब है आपका एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग। अब देखो मैंने देखा यहाँ पे तो यहाँ से सबसे पहले माइनस करेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, फिर माइनस लिखा है तो माइनस, 6 में 3 से गुणा करेंगे 36 18, 18 में से 3 जाएगा हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना लिखा है 24, 24 में से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। तो 9 और यहाँ पे भाग दे दो, सबसे पहले तो भाग होता है ना, 8 9 72, यहाँ पे तो 9 गुणे 9 हो जाएगा, 9 9 81। देख रहे हो, आपको सबसे पहले छोटे कोष्ठ को हल करना था, फिर मझौला, फिर बड़ा, और आपको सबसे पहले भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अगला प्रश्न आपके सामने है संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रश्न की दो संख्याओं का योग जो है 45 है और इसका जो है अंतर 15 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दो संख्याओं का योग 45 है और इनका अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होने वाला है। सिंपल तरीके से आप समझ जाओ, दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इनका योग कितना है 45 है। ठीक है जी, फिर कह रहा है ए और बी का अंतर, इनके बीच का अंतर अगर हम निकालते हैं तो ये कितना का है 15 का। ठीक है जी, तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहले दोनों संख्या पता कर लो, ये बी माइनस में है एक प्लस में है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे ए और ए जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, इधर जोड़ोगे 45 और 15 60, ए का वैल्यू काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 30। इसने कहा है कि भाई साहब ए और बी मिलाकर कितने हैं 45 है, तो ए का वैल्यू अगर इसमें से हम घटाएंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा अर्थात 15। बी का वैल्यू 15 है, ए का वैल्यू 30 है, तो 15 गुणे 30 कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 15 तिया 45, 450। बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा प्रतिशत से भी प्रश्न पूछे गए थे आपके। ठीक है, हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, हम उन टॉपिकों के नाम के साथ प्रश्न रखे हैं जिस तरीके से प्रश्न आज पूछे गए थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया और 2400 मतों से जो है वो जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे ये हम लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हुआ क्या है सबसे पहले आप ध्यान दो। इसने कहा है कि जो है दो उम्मीदवार थे, यहाँ पे एक तो जीता हुआ है जिसको मिला है 60% वोट, एक हार गया है तो उसको कितना मिला होगा 40% वोट। इसने कहा है कि जो है वह 24 मतों से जीत गया, जीतने वाले को 60 अगर परसेंट वोट मिला है, हारने वाले को 40, तो यहाँ पे जीत हार कितने के हुई है 20% से, परसेंटेज में। इसने कहा नहीं 2400 वोटों से जीता हूँ, 2400 वोट उसको पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा 12 दूना का 24, 20 120। इसने कहा है टोटल चुनाव में, तो देखिए 60% और 20% टोटल कितना हो जाएगा 100%। 100 से गुणा कर दो, 120 में 100 से गुणा करोगे आपका राइट उत्तर हो जाएगा 12,000। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपका अगला प्रश्न लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। देखिएगा, लाभ और हानि से भी प्रश्न पूछे गए थे कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य
900 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य हमें पता करना है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, सुबह के 4 AM पे बिल्कुल आप उस क्लास को देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है, 900 रुपया अंकित मूल्य है, उससे 20% का लाभ होता है। लाभ का मतलब अगर 100 रुपये का सामान है तो 120 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और 10% का छूट दिया है। छूट देने का मतलब क्या है कि जो है 100 रुपया का सामान था तो वो 90 में बेचा होगा, तभी तो 10% का छूट होगा। अब देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये अ, ये हो जाएगा 10 में, अर्थात ये हो जाएगा 1200 रुपया। आपका जो राइट उत्तर है 1200 जिन्होंने बताया है उनका उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अनुपात समानुपात से रिलेटेड प्रश्न था कि यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए बी सी का मान जो है हमें अनुपात में बताना था। ये जो है प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। बिल्कुल आसान था, आप कर सकते थे। इसने लिखा था ए अनुपात बी, 2:3। फिर बी अनुपात सी था, ये कितना था, 4:5। इधर बढ़ा लो तो आपका 3 और इधर बढ़ेगा तो 4। यहाँ पे देख लो, 4×2 = 8, 3×4 = 12 और 3×5 = 15। आपका जो बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए था। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को ही चुना है तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। मुझे लगता है गलती नहीं किए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से, देखिए, साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा था कि 10,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिलाकर पूछा गया था कि इनके बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दो, अंतर बराबर फॉर्मूला होता है, अंतर डी बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन। मूलधन कितना है हमारे पास, 10,000, मूलधन गुणे r/100, अर्थात r कितना, दर कितना है, दर 10 है, r/100 गुणे r/100। ये 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, 10×10 जो है रुपए का अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है कि जो है अंतर बराबर होता है मूलधन गुणे r/100 गुणे r/100। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि जो है 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कराने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। इसने कहा है, सवाल इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे एक तो, कि जो है 12 पुरुष हैं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार 6 दिनों में हमें काम कराना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमें जो है ये बताना है, मैन का व्यक्ति, MDH वाला फॉर्मूला पे। तो 6×2 = 12, यहाँ से कट जाएगा तो 8×2 = 16, अर्थात जो है आपका वैल्यू आ जाएगा, एम का वैल्यू 16 पुरुष। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, देखिएगा। क्षेत्रमिति से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा रहा है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो है 14 मीटर है, उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्षेत्रमिति के फॉर्मूले अगर पता है तो ही आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा है कि जो है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 14, और गुणे 14 कर लेना। ये 7 से 2 मर्द में कट जाएगा, 14×2 = 28, 28 × 22 कर लेना। 28 × 22 करोगे कितना आ जाएगा, जो है 616। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इस तरीके के प्रश्न जो है श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न दिया जा रहा है रीजनिंग में। बहुत आसान थे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल आप वहाँ पे कर सकते हो अगर आप थोड़े से फास्ट रहते हो तो। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 से 11, 11 से 23, 23 से जो है 47, 47 से यहाँ पे 95। आप देखो 5 से 11 होने में 6 जोड़ दिया है, 11 से 23 होने में 12 जोड़ दिया, 23 से 47 होने में 24 जोड़ दिया, और 47 से 95 में 48 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, देखिए 6×2 = 12, 12×2 = 24, 2×48, 48 कितना होता है, 96 जोड़े तो 6×5 = 11, 9×9 = 18, 1 19, 191 हमारा जो राइट उत्तर बन रहा है
191 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, कह रहा है कि जिस प्रकार संपादक का संबंध समाचार पत्र से है, उसी प्रकार रंगमंच का संबंध किससे होगा? रंगमंच का जो है संबंध किससे होगा? तो रंगमंच अभिनेता के लिए नहीं होता है, लेखक के लिए नहीं होता है, दर्शक के लिए नहीं होता है, ये निर्देशक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि जो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से प्रश्न आपके 3-4 ठो पूछे गए थे, ठीक है। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है यदि किसी कुड भाषा में रोज को जो है ये लिखा जाता है, चेयर को ये लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में सर्च को जो है क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखो, आर का कोड होता है 18 पर लिखा है 6, ओ का कोड होता है, ओ होता है 16 15 पे, ये लिखा है 8, अर्थात ये 4 अक्षर है, इधर भी 4, अर्थात इसने खुद बता दिया है हमें, ठीक है। तो एस का कोड हम देख लेंगे, एस का कोड यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 ही लिखेंगे। ई का कोड हम देख लेंगे कहाँ पे दिया है, ई का कोड इसी में दिया है 1, 21 होगा हमारा राइट उत्तर। उसके बाद से ए कितने पे है, ए देख लो, इसमें दिया गया है तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर है, 4, 4 आएगा, ये गलत। अब ये नीचे वाला भी गलत हो गया। अब देख लो आर, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे अंतिम में देख लो कितना है, 6, 46 जो है हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, और ये जो है आज है अंतिम क्वेश्चन है, आपको जो है इसके राइट उत्तर बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग। और सुबह के 4 AM पे आपको मिलना है। अभी जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, सभी लोग जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है। तो मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।